हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आई तो व्यापार करने के लिए थी, लेकिन उसके बाद उसने धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो आज इस चैप्टर में हम लोग कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ग्रामीण क्षेत्र पर भी शासन चलाना स्टार्ट की, बहुत कुछ नई नई व्यवस्था लाई, उसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह एहतियात भी रखना था कि वह स्थानीय शासक को पूरी तरह खत्म न करे। बाहरी ताकत होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना था जो पहले भी गांव देहात में शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था। तो 12 अगस्त 1765 को जो मुगल बादशाह था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया, और ये बहुत बड़ी ही घटना थी क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो कंपनी थी वो बंगाल के जो विशाल राजस्व था और जितने भी संसाधन थे उसकी एक तरह से स्वामी बन गई। अब उसी के हाथों में सारा चीज चला गया। जो कंपनी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना, ताकि वे भारत से चीज़ों को, जैसे सूती कपड़े हो गया और कुछ मसाले थे, उसको सस्ते दामों में खरीद कर और फिर ब्रिटेन में महंगे दामों पर बेच सके। साथ ही उन लोगों को ये भी ध्यान में रखना था कि जो वहाँ के शासक थे, जो पहले से उस गांव देहात में शासन चला चुके थे, उनको शांत रखना, उनको नियंत्रण रखना, लेकिन उनको खत्म नहीं किया जा सकता था। उनको बस नियंत्रण करना जरूरी था, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो लोग बहुत पहले से ही गांव देहात में वो लोग शासन चला चुके थे, तो उन लोगों का आदर सम्मान भी बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट है कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूलने की कोई नियमित व्यवस्था करने से हिचकिचा रही थी। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। 1770 में पर्याकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। तो जो कंपनी थी वो भले ही बंगाल की दीवान बन गई थी, बंगाल की दीवानी हाथ में आ गई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि वो लोग जो थे वो अपने आप को व्यापारी ही समझते थे और वो लोग क्या करते थे कि पहले सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोने चांदी लाते थे और फिर उसके बाद सामान खरीदते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि बंगाल में जितने भी पैसे थे, जितने भी संसाधन थे, उसी से वो लोग सामान खरीदते थे, जिससे क्या हुआ कि अकाल पड़ गया बंगाल में और भूख से और अकाल पड़ने की वजह से 1/3 आबादी लगभग बंगाल की खत्म हो गई। नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है खेती में सुधार की जरूरत। कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि
क्योंकि राजस्व की ओर से राज्य की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। कंपनी जो थी वो फिर कुछ खेती में सुधार की, जैसे कि कुछ कुछ नई व्यवस्था लाई, जैसे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाई। उसमें क्या किया गया कि जो राजा और तालुकदार थे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनसे उनको लगता था कि राजस्व की ओर से राज्य की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जो जमींदार है वो बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे कुछ समस्या आई, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी को जो राजस्व तय किया गया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसे जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदारों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो जो ये व्यवस्था लाई गई थी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, उसको भी वो अच्छे से नहीं चल पाई, वो काम नहीं कर पाई। ठीक है, ये जो अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बंगाल में रैयतों पर कोल क्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर आगे दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एच.टी. कोलक्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों बीच आजीविका व कर्जों के बदले बेगार से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से बाहर नहीं निकाल पा सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। एक शब्द है महाल, जिसका हम मतलब लिख लेते हैं। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई है। ठीक है, महाल जो है वो एक राजस्व इकाई है और यह एक गांव या गांव का समूह होती है। तो यह जो महाल है वो गांव या गांव का एक समूह है। नेक्स्ट है एक नई व्यवस्था। तो गांव में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी व्यवस्था उन्होंने लाया, कंपनी जो थी बहुत सारी व्यवस्था लाई। तो एक और नया स्थायी बंदोबस्त के अलावा एक और नई व्यवस्था लाई जिसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, अब जो कि ये जो इलाका है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हार्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था। हार्ट मैकेंजी, ठीक है, उन्होंने ये नई व्यवस्था लागू किया था 1822 में। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसे बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय-समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। ठीक है, जो इसके पहले जो व्यवस्था थी उसमें जमींदार बनाया गया था और उनको कर वसूलना था और राजस्व इकट्ठा करना था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो नई व्यवस्था थी इसमें जमींदार की बजाय मुखिया को ये काम सौंपा गया और इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी महलवारी व्यवस्था, उसको हर्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया था। नेक्स्ट जो नई व्यवस्था आई थी वो थी मुनरो व्यवस्था। ठीक है, इसको रैयतवारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा।
वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार का नाम दिया गया, रैयतवारी व्यवस्था से। ठीक है, जो मुनरो व्यवस्था थी उसको रैयतवारी व्यवस्था भी कहा जाता है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए जो कुछ इलाके थे उसमें इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो ये जो मुनरो व्यवस्था था उसको कौन लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। ठीक है, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए और जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस व्यवस्था में क्या हुआ कि जो सबसे पहला व्यवस्था था अस्थायी बंदोबस्त, उसमें जमींदार इकट्ठा करते थे जो भी राजस्व था। उसके बाद जो व्यवस्था आई महलवारी, उस व्यवस्था में जो मुखिया थे गांव के उनको सौंपा गया था जिम्मा कि वो राजस्व इकट्ठा करें। इसमें क्या हुआ कि इसमें किसान को ये काम सौंपा गया। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये थॉमस मुनरो का यहाँ पे इमेज है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो भी उन लोगों ने गांव में नई व्यवस्था शुरू की वो उतना काम की नहीं थी। जो भी तीनों व्यवस्था थी उसमें उतना काम वो नहीं कर पाई, उतना सफल नहीं हो पाया जितना वो लोग सोचे थे। नेक्स्ट है यूरोप के लिए फसलें। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे कि बंगाल में पटसन मीन्स जूट। ठीक है, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ना, और उसके बाद पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय नील की मांग। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी क्योंकि ये बहुत कम मात्रा था, तो इसलिए उसका कीमत भी ज्यादा था। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधा पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि नील जो था उसका उत्पादन उतना नहीं था और उतना बड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में ये नहीं पहुंचती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी या फिर नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक पौधा होता है उस पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। ठीक है, नील जो था उसकी मांग ज्यादा थी ये जो बोर्ड था उसके कंपैरिजन में। नील से जो था वो बहुत चमकीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजार और फीका होता था, उतना चमकीला नहीं होता था जितना नीला रंग होता था, इसलिए नील की ज्यादा मांग थी। इसलिए जो बोर्ड उत्पादक थे वो ये दबाव डालते थे सरकार पे कि वो नील की पाबंदी पे, नील उत्पादन की पे क्या कर दे, पाबंदी लगा दे। ठीक है, 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया।
कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। जब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी, जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति इनके कारणों से ठप हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत का तलाश कर रहे थे। नेक्स्ट कुछ शब्द है बागान। यह एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता है। कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। जहाँ पे ज्यादा कोई भी चीज को ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बागान। जैसे कॉफी का बागान हो गया, गन्ना का, जहाँ पे ढेर सारी मात्रा में उस चीज को उगाया जाता है। नेक्स्ट है नील की खेती। तो नील की खेती कैसे होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमीन से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। तो इसका जो प्रतिशत था वो काफी बढ़ गया था, मतलब नील का जो मांग था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। नीज खेती की समस्याएं क्या थी? तो बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीन पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े प्लॉटों की जरूरत होती थी। उन्होंने फैक्ट्रियों के आसपास लीज पर जमीन लेने का प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। तो ये जो नीज की खेती थी उसमें क्या होता था कि बागान मालिकों को नीज की खेती का क्षेत्र फैलाने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि नील की खेती जो होती थी केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी और वहां पे पहले से ही बहुत ज्यादा आबादी थी, जिससे क्या होता था कि उन लोगों को उतना उपजाऊ जमीन नहीं मिल पाता था। इसीलिए टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है रैयतों की जमीन पर नील की खेती। तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध मीन्स एक तरह का सट्टा करते थे, संधि करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करवाते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था।
नेक्स्ट है बीघा क्या होता है। तो जमीन का एक माप होता है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया था। नेक्स्ट है नील का उत्पादन। तो नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बैटस मीन्स हॉल में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों की पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। ठीक है, और इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपरियां नीचे जम जाती थी और उस ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छानकर अलग किया जाता था और नीचे जमी नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो इस तरीके से नील का उत्पादन होता था। नेक्स्ट है नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बगावत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई की। तो जो रैयती थे, मतलब कि 2 तरीका से नील की खेती की जाती थी। एक तो नीच था, इसमें क्या था कि इसमें जो बागान मालिक था वो अपनी जमीन पर ही खेती करवाता था। जो रैयती था उसमें क्या था कि इसमें किसानों के साथ अनुबंध, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था और उन्हें कर्ज दिया जाता था और फिर उस पे वो नील उगाते थे। तो इस तरीके से था। तो जो रैयत थे उनको नील की खेती करने में दिक्कत आ रही थी। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से नील विद्रोह शुरू हुआ। 1859 में बंगाल के जो हजारों रैयत थे उन्होंने नील उगाने से ही मना कर दिया। किसानों ने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और बागान मालिकों के एजेंटों पर भी हमला किया। अंत में सरकार ने एक नील आयोग बनाया जिसमें माना कि बागान मालिक जबरदस्ती कर रहे हैं और इसके बाद बंगाल में नील का उत्पादन धीरे धीरे बंद हो गया था। तो इस तरीके से नील विद्रोह हुआ था, जो कि हम आगे इसमें देखेंगे भी कि 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। बरसात में मजिस्ट्रेट इसले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया कि रैयत को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जबरदस्ती कर रहे थे बागान मालिक, तो इसलिए उसने नोटिस निकाला कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े।
उन्होंने रैयतों की दुर्दशा और बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। इस तरीके से नील विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है कि भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं लगाऊंगा। चंदपुर थाना हरदी के एक विशाल काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरीके से दिए। जो आयोग के अध्यक्ष थे WS सीटन कार, ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ये सवाल किया कि क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहो? तो जो हाजी मुल्ला थे उन्होंने जवाब दिया कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। फिर वहाँ के जो अध्यक्ष थे श्री साले, उन्होंने पूछा क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती करना नहीं चाहते? तो हाजी मुल्ला ने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। इस तरीका से जो नील विद्रोही थे उनका वही मानना था कि हम नील का उत्पादन नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए, भले भीख मांग लेंगे लेकिन नील का उत्पादन नहीं करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है 3rd चैप्टर का। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला अगर हम देखें क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसमें बेसिकली मिलान करना है, तो जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। तो रैयत मीन्स होता है किसान, महाल जो कि ग्राम समूह होता है, नीज नीज क्या कहा जाता है कि बागान मालिकों को अपनी जमीन पर खेती करना, उसको नीज खेती बोलते हैं। और फिर रैयती क्या बोलते हैं? तो रैयतों की जमीन पर खेती करना, ठीक है, एक कंट्रैक्ट के बेसिस पे जमीन लेना, उस पर खेती करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैयती। और नीज जिसपे बागान मालिकों को अपनी जमीन पर खेती करना। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला है कि यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को, यहाँ पे डैश डैश दिया, इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो ये बात है कि जो नील उत्पादन था और जो नील जो था उसमें क्या था कि उसका जो रंग था वो काफी चमकीला था, और जो बोर्ड था उसका उतना चमकीला रंग नहीं था, बेजान सा कलर था, जिसके वजह से जो बोर्ड उत्पादक थे वो नहीं चाहते थे कि नील की खेती की जाए, नील का उत्पादन हो, क्योंकि नील की मांग बहुत बढ़ गई, क्योंकि नील अच्छा था कंपैरिजन अगर हम करें बोर्ड से। तो नेक्स्ट है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ने लगी। नेक्स्ट है कृत्रिम रंग की खोज में से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो यहाँ पे जो डैश डैश है इसमें होगा कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। फिर चंपारण आंदोलन यहाँ पे हमें भरना है के खिलाफ थे, तो नील बागान मालिकों के खिलाफ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया।
राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। जमींदारों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। नेक्स्ट है राजस्व निर्धारण की नई व्यवस्था मुंड्रो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याओं के बारे में बताइए। तो मुंड्रो व्यवस्था के कारण दो जो समस्याएं पैदा हुई उसके बारे में हम देख लेते हैं। जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। नेक्स्ट है मुंड्रो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये दो मुख्य कारण थे, समस्या थे, जिसके कारण इसमें जो नई व्यवस्था थी मुंड्रो व्यवस्था वो सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट है महलवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो महलवारी व्यवस्था जो थी उसमें क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी के लिए हार्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 में तैयार की थी। और इस व्यवस्था के अनुसार क्या था कि गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से राजस्व वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। राज्य द्वारा इस राजस्व को निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दे दिया गया। लेकिन अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस व्यवस्था को लागू किया था। और इसमें क्या था कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। खेतों के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया। जमीनों को राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। इसमें संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन महलवारी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार को दे दिया गया इसमें। नेक्स्ट है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो रैयतों को नील की खेती से कतराने के कारण किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल काटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन किसान चावल की खेती करना चाहते थे। किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसल के लिए समय नहीं दे पाते थे, और इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग नील की खेती करें। नेक्स्ट है किन परिस्थितियों में बंगाल मालिक में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। तो बंगाल में नील उत्पादन के धाराशाही होने की परिस्थितियां। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। रैयतों ने विद्रोह किया कि वे ना तो नील की खेती करने के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लिए लठियालों से डरेंगे। किसानों ने बागान मालिकों पर मुकदमे थोप दिए। रानी विक्टोरिया ने किसानों की परिस्थितियों को सुधारने के अपने सिद्धांतों का समर्थन किया, माना। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को दोषी ठहराया। नील उत्पादकों को कंपनी का साथ नहीं मिला। कंपनी ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं को समझेंगे। जब बंगाल में नील की पैदावार ध्वस्त हो गई तो बागान मालिकों ने अपना कारोबार बिहार की ओर स्थानांतरित कर दिया। इसी प्रकार से बंगाल में नील का उत्पादन जो था धाराशाही हो गया। नेक्स्ट कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया। तो 12 अगस्त 1765 में। नील
नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद है, किस अंग्रेज ने एक महलवारी व्यवस्था तैयार की और उसे कब लागू किया? तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था और 1822 में लागू किया था। नील की खेती कितने प्रकार की होती है? तो नील की खेती जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, नीच और रैती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना किसने और कब की थी? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी बंगाल में। फिर मद्रास का गवर्नर कौन था? तो टॉमस मुनरो था। दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था? तो 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करती थी? तो 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और उसके बाद वो लोग यहाँ से सामान खरीदती थी भारत से। ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया जाता था? तो 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड और मुनरो जैसी जातियों का क्या तर्क था? तो उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व वसूलने से पहले उनको जमीनों की सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये रीड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किन्हीं 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों के नाम लिखे। तो बंगाल में पटसन मीन्स जूट, और असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं और कपास, और महाराष्ट्र में कपास चावल में, मद्रास में चावल, ठीक है। तो ये कुछ 6 राज्य हैं जिसमें फसल उगाए जाते हैं। जैसे बंगाल में हो गया जूट, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, पूरा कंप्लीट हो गया है 3rd चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो 4th चैप्टर का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।